हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और उसमें मेरा जो ये प्रैक्टिस सेट है ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोगों की तैयारी में थोड़ा सा 5% 10% हेल्प कर रहा होगा। ठीक है। 50-50 क्वेश्चन का रोज़ प्रैक्टिस सेट अब डालना स्टार्ट किए हैं। और इससे आप लोगों की तैयारी में थोड़ा हेल्प मिलेगा। आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह के सवाल बन सकते हैं, पूछा जा सकता है। हर सेट में एक अलग अलग टॉपिक के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हर सेट में, इस सेट में क्या है कि ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो करने का कोशिश किए हैं। खोटा व्याकरण का क्वेश्चन तो खैर सब में रहेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर सेट पे, पिछले 2 सेट में भी व्याकरण का क्वेश्चन था, इसमें भी है। इसमें जो हमारे जो राइटर के बारे में पढ़ना है उनके बारे में भी इसमें हम बनाने का कोशिश किए हैं, उसके बारे में भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा जो कहानी है, कहानी से भी किस प्रकार के और अलग अलग टाइप के जो सवाल हैं वो बन सकते हैं, उसको करने का कोशिश किए हैं। इसमें कुछ आपको ऐसे भी सवाल देखने को मिलेंगे जो वस्तुनिष्ठ होने के मतलब वन लाइनर होने के साथ साथ मल्टीपल में भी हो सकते हैं। जैसे कि ये रहता है ना कि इनमें से सभी, एक ही चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में दिया रहता है। और वो फिर तो इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर मुझे उम्मीद है कि जेएसएससी में इस बार ज़्यादातर उसी तरह के सवाल, व्याख्यात्मक जो सवाल है वही सवाल आने का चांस इस बार ज़्यादा है। आप बहुत लोगों का एनालिसिस भी देखिएगा तो उसी तरह के सवाल, वन लाइनर से ज़्यादा उन्हीं सवालों को प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो हम भी इस सेट में क्या किए हैं, ज़्यादातर उसी तरह के सवाल रखने का कोशिश किए हैं। तो चलिए आज का जो ये क्वेश्चन सेट है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, संज्ञा के ओजी, ओजी मतलब स्थान पर, संज्ञा के ओजी जे आवा है वो का कहा है। खा है यहाँ लिखा गया है, कहा है ये है। तो वो संज्ञा के ओजी मतलब संज्ञा के स्थान पे आने वाले जो शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या उसे विशेषण कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहते हैं, या क्या कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे संज्ञा के स्थान पर जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बचपन से रटते आए हैं, संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पे सर्वनाम, और सर्वनाम के सर्वनाम बोला जाता है खोटा में। दूसरा सवाल है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नाय है, इसमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। और पिछला 2 सेट को जिस तरह से आपने प्यार दिया है उसके लिए हम बहुत आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि दोनों सेट को आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और जो लोग नहीं देखे हैं वो देखिए, उससे आपको 100% कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर मिलेगा, 100% आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा कि किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब से सिलेबस चेंज किया है मार्केट में भी बहुत सारे बुक जो हैं वो क्या है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मार्केट में भी बहुत सारा सेट उपलब्ध नहीं है, अभी तो सेट आ ही रहा है, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। अगर आज देखें तो 39 दिन समय, लगभग 39-40 दिन समय मात्र बचा हुआ है। तो ऐसे में अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। तो 50-50 जो क्वेश्चन हर बार मिल रहा है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहें तो 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन हम रात को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी देते हैं, तो वहाँ भी आप जुड़ करके और लगा सकते हैं। जो लड़कियां जान सोच रही होंगी कि व्हाट्सएप नंबर वह कैसे देंगे, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं चैनल से और वहाँ सेट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो दूसरा सवाल है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नाय है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, गौण पुरुष भी होता है। तो बोलेंगे सर गौण पुरुष तो नहीं होता है, 3 ही पुरुष वाचक में होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या हो गया, मैं, हम, ये सब उत्तम पुरुष के हैं। मध्यम पुरुष में तोय, तू, ये सब मध्यम पुरुष का है। अन्य में ऊ, ओकर, ये सब अन्य पुरुष का है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है, तोहे ई काम करबाए, हिया तोहे, तोहे ई काम करबाए, हिया तोहे कौन रकम एक सर्वनाम लागे। यहाँ तोहे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो अब ये बता दिए। ठीक है, तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये बोलेंगे पुरुषवाचक उत्तम पुरुष है कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक अन्य पुरुष है, पुरुषवाचक गौण पुरुष है। तो कौन है ये, तो तोहे जो होता है, तोय, तोहे, तू, ये सब मध्यम पुरुष का है। किसका है, मध्यम पुरुष। ठीक है, आगे चलते हैं। हम घर जाही, यहाँ सर्वनाम की है, हम घर जाही, यहाँ पे सर्वनाम कौन है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे जो सर्वनाम है वो हम है, घर है, जा है,
यही है। कौन है सर्वनाम? तो हम लोग बोलेंगे इसमें जो सर्वनाम है वह कौन है? इसमें सर्वनाम है हम। कौन है? हम। अभी हम लोग जाने कि हम, हमर, ये सब कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे हम हो गया। ठीक है। इसमें घर क्या है? घर संज्ञा है कि सर्वनाम की क्रिया क्या है? तो घर किसी वस्तु का नाम है, तो वो हो गया संज्ञा। जे संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा कहल जाए। जे संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतावे वाला के का कहल जात ही? तो संज्ञा सर्वनाम के जो विशेषता बतावा है ओकरा हमनी का कही? संज्ञा कही कि क्रिया कि सर्वनाम की विशेषण का कही? तो संज्ञा सर्वनाम के जो विशेषता बतावा है ओकरा का कही? ओकरा हमनी विशेषण कही। का कही? विशेषण। जे संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतावा है ओकरा विशेषण कहल जाहे। ठीक है। का कही? विशेषण कहल जाए। अगर आपको सोच रहे हैं ये सपना है कि हम एएसओ का पोस्ट लें, जेएसओ का पोस्ट लें, तो सोचिए कि एएसओ का टोटल सीट कितना है? 800। फॉर्म भराया है कितना? करीब 6 से 7 लाख फॉर्म गिरा है। तो 6 से 7 लाख लोगों में आपको 800 रैंक में आना है। तो उस तरह का तैयारी आप सोचिए क्या 40 दिनों में किस प्रकार करना होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए, अपनी कमियों को पहचानिए। अभी नहीं पहचानिएगा तो कब? अपनी कमियों को पहचानिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसके ऊपर मेहनत कीजिए। मैथ अब बनाने का समय आ गया है, रीजनिंग बनाने का समय आ गया है, इन सब चीज़ों को बनाने का समय आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तोर करिया गैया खेतवा हेलल हव। इसमें करिया की लागय, तोर करिया गैया खेतवा हेलल हव। यहाँ पे करिया क्या है? तो गाय। यहाँ पे गाय कैसा है? करिया रंग का है। तो गाय का विशेषता बता रहा है कि करिया रंग का गाय का बात हो रहा है। तो विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ पे ये हो गया विशेषण। पेठिया में से एक सेर मछली लानबे, एक सेर की लागय। एक सेर, यहाँ पे पेठिया से एक सेर मछली, तो एक सेर क्या बता रहा है? उसका मात्रा को बता रहा है। तो एक सेर संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है कि गुणवाचक है, सर्वनामिक है? तो यहाँ पर वो परिमाण, उसका मात्रा ना बता रहा है कि एक सेर लेके आना है। तो यहाँ पे ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है। कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ई ऊ कौन रकमेक सर्वनाम पटतैर लागे? ई ऊ जो है वो किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? ई और ऊ किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है कि ठेकानवाचक है, अनठेकान है, या फिर नीजवाचक है? ई ऊ जो होता है वो कैसा सर्वनाम है? तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ये पुरुषवाचक सर्वनाम का है। ई ऊ ये सब पुरुषवाचक है। ठीक है। बहुत लोग ठेकानवाचक में भी इसको गिनते हैं कि सर इसका तो ठेकानवाचक भी हो सकता है। तो बिल्कुल ठेकानवाचक में भी हो सकता है। सेंटेंस के अनुसार इसको पकड़ने का कोशिश करेंगे। भादो इंजुरिया एकादशी कौन पर्व मनवल जाहे? भादो इंजुरिया एकादशी में कौन पर्व मनाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि मनसा पूजा मनाया जाता है कि कर्मा पूजा, दसाई या सोहराय पूजा। तो भादो के इंजुरिया एकादशी में कर्मा पूजा जो है वो मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाते हैं? कर्मा पूजा। ठीक है। भादो इंजुरिया एकादशी में कर्मा पूजा मनाया जाता है। अगला सवाल है कि खोठा क्षेत्रीय रूप गोलबारी कौन क्षेत्रीय बोलल जा है? कौन क्षेत्रीय बोलल जा है? खोठा क्षेत्रीय का रूप है। मत देखिए, खोठा जो बोला जाता है ना वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। जैसे रामगढ़ एरिया में जाएंगे तो रामगढ़ गोला सटा हुआ है, लेकिन रामगढ़ में रामगढ़िया खोठा बोलते हैं। और गोला में चल जाइएगा तो गोलबारी खोठा बोला जाता है। हजारीबाग में आ जाएंगे तो हजारीबाग खोठा, हजारीबागी खोठा बोला जाता है। उधर संथाल तरफ जाएंगे तो संथाली खोठा बोला। तो इस तरह से खोठा के टोटल 5 प्रकार हैं, 5 या 6 प्रकार हैं। इसके ऊपर विस्तृत वीडियो हम अगला वीडियो लेकर के आने वाले हैं। खोठा क्षेत्र में कहाँ कहाँ किस प्रकार से बोला जाता है और उसकी एरिया क्षेत्रीय कौन सा है, किस राज्य में किस जिले में कौन सा खोठा बोला जाता है। सो तो यहाँ आंसर हो जाएगा खोठा क्षेत्रीय गोलबारी। तो गोल से याद रखना है गोला। तो रामगढ़ गोला जो एरिया है तो गोला क्षेत्र में यहाँ पे गोलबारी खोठा बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आइज नाय तो काइल हमर बात माने हतो, गोड़े काटा मुँहे धैर टाने हतो। ई केकर कथन है? आइज नाय तो काय हमर बात माने हतो,
गोड़े कांटा मुँहे धैर टाने हतो। ये किसका कथन है, कौन बोले थे ये बात? श्रीनिवास पानुरी जी बोले हैं कि डॉक्टर ए झा बोले हैं, मनमोहन पाठक, पदम दास, कौन बोला है ये बात? तो ये बोले हैं हमारे अपने श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी के बारे में बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को याद रखना है। जैसे श्रीनिवास पानुरी जो थे वो पहला क्या थे, अनुवाद किए थे, जिसका मेघदूत जो था वो पहला अनुवाद को उल्था करल लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में। सबसे पहिल उल्था करल किताब केकर हक है, तो या तो कौन है, तो मेघदूत है। और उल्था करल मतलब जो अनुवाद किया हुआ है। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि उसके अनुवादक कौन है, तो श्रीनिवास पानुरी है। तो पहला उल्था करवैया कौन है, श्रीनिवास पानुरी। उसके बाद बोलेंगे पहला खोटा पत्रिका जो था मातृभाषा, वो लिखने वाले भी श्रीनिवास पानुरी हैं। फिर बोलेंगे पहला खोटा समाचार पत्र जो है उसके संपादक भी श्रीनिवास पानुरी थे। समाचार और साहित्यिक पत्रिका, पहला समाचार और साहित्यिक पत्रिका जिसका नाम खोटा था, उसके संपादक भी श्रीनिवास पानुरी थे। पहला गद्य लेखक, गद्य लिखने वाले जो पहला थे वो भी श्रीनिवास पानुरी थे। पहला कहानी जो था उस कहानी का नाम था आपन करनी देवेक दोष, ये कहानी लिखने वाले भी श्रीनिवास पानुरी हैं। ठीक है। पहला कविता संकलन जो होता है वो उसका नाम था मालाक फूल। ठीक है। वो तीन कवि का उसमें कविता है, तो वो मालाक फूल, उसके संपादक भी श्रीनिवास पानुरी है। तो पहला कविता संकलन करने वाले भी श्रीनिवास पानुरी हैं। उसके हम लोग को भी कविता संकलन पढ़ना है। कौन सा, एक पथिया डोंगल महुआ सोहान लागे रे, दोनों में देख रहे हैं अलग अलग कवियों का कविता है। उसी तरह ये काम करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे कि अलग अलग कवियों के, 3 अलग अलग कवियों की कविताओं को एक पुस्तक में रखें, मालाक फूल नामक पुस्तक में, उसके श्रीनिवास पानुरी थे। फिर पहला कहानी संग्रह जो था, लेकिन वो छपा नहीं, अप्रकाशित है, तो पहला कहानी संग्रह लिखने वाले भी थे कौन, बोलेंगे श्रीनिवास पानुरी। उस कहानी संग्रह का नाम क्या था, रक्ते भिंजल पाखा। ठीक है। तो इस तरह से श्रीनिवास पानुरी को इसीलिए हम लोग क्या खोटा के भीष्म पितामह कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीज़ों को लिखा है और अपना योगदान दिया है। इनका जन्मदिन जो है 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, खोटा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल में कि खोटा पत्रिका तितकी कर पहिल संपादक के हैं। तितकी के पहला संपादक कौन है, तो तितकी के जो पहला संपादक हैं वो कौन है, श्रीनिवास पानुरी हैं, ए झा हैं, विश्वनाथ दसौंधीराज हैं, या फिर कोई नहीं। तो पहला ये कौन है, तो इसमें बोलेंगे विश्वनाथ दसौंधीराज जो है वो तितकी के पहला संपादक है। कौन, और ये तो तितकी था वो क्या था, पहला मासिक खोटा बुलेटिन था। ठीक है, मासिक था ये पत्रिका, तो तितकी खोटा का पत्रिका था। तो ये इसके विश्वनाथ दसौंधी राज हैं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के तरफ। झारखंड का कौन जनजाति भाषा 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है, तो 92वां संविधान संशोधन आप लोग याद कर रहे होंगे अभी, उसमें झारखंड में कि 92वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें खोटा के साथ साथ और भी दूसरी भाषाओं के साथ साथ झारखंड का एक खोटा भाषा जो है उसको शामिल किया गया है। किसमें, संविधान के 8वीं अनुसूची में। ठीक है। 22 भाषा है, उसमें से एक हमारा खोटा भाषा भी है झारखंड का। सुकुमार जी का पूरा नाम बतावा। सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा, संतोष कुमार विश्वकर्मा, सतीश कुमार विश्वकर्मा, या सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा। तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा नाम है सुकुमार जी का। क्या नाम है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है। सोंध माटी किताब के लिखवैया हत। सोंध माटी जो किताब हम लोग को पढ़ना है, सोंध माटी के तहत हम लोगों को 4 कहानियाँ पढ़ना है। ठीक है। तो ये जो सोंध माटी किताब है इसके लिखवैया कौन है, ये हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर भोलानाथ महतो, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। कौन है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो खोटा के सोंध माटी जो किताब है उसके लिखवैया हैं डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा सोंध माटी का किताब। और सोंध माटी एक कैसा संकलन है, तो ये कविता कहानी संग्रह है। ठीक है, कहानी कविता दोनों है इसमें, तो कविता कहानी संग्रह है। ये भी पूछ सकता है कि किस प्रकार का किताब है, तो कहानी कविता संग्रह है और ये डॉक्टर विनोद कुमार का लिखा हुआ है। गाय के पुलिंग हतय। गाय के पुलिंग क्या होता है, गोरू।
काड़ा, लेरू या छगरी, छेगरी लिखा छगरी और लेरू की जगह लेरू है। तो गाय का जो पुलिंग होता है उसको गोरू कहते हैं, गाय गोरू है कि नहीं, गरू। तो गाय गोरू मतलब यहाँ पे गोरू हो जाएगा। तो इसका गाय का पुलिंग गोरू और बकरी का छेगरी। ठीक है। तोय पढ़ा है, ईटा कौन काल है, तोय पढ़ा है। ठीक है, या तोय पढ़ा है ऐसे होना चाहिए था, तोय पढ़ा है। तो ईटा कौन का, इसमें कौन काल है, क्या ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है या कोई नहीं है। तो तोय पढ़ा है मतलब तुम पढ़ रहे हो, तो यह अभी चल रहा है काम, तो ये हो गया वर्तमान काल। ठीक है। अठमोड़वा, अठमोड़वा जो शब्द है, अठमोड़वा कैसन समास है। तो देखिए क्या ये द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है। तो समास जब अगर हम पढ़ाए हैं तो उसमें आप देख सकते हैं मेरा वीडियो में, मेरा वीडियो जो है वो ग्रामर सेक्शन जो है वो आप देखिए, बहुत ही आसान भाषा में पूरा खोटा ग्रामर पढ़ाए हैं, वो आप देखिए। उसमें आप प्रैक्टिस सेट भी हम उसमें दिए थे, तो 10-10 क्वेश्चन का हर चैप्टर से, तो आप उसको देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम बहुत ही आसान भाषा में समझाए हैं। ठीक है। तो अठमोड़वा जो है वो कैसन समास है, तो हम लोग बोलेंगे अठ, अठ मतलब 8 हो गया। और जिसमें भी संख्या का बात हो वो क्या होता है, द्विगु होता है। यहाँ भी देखिए द्वि, द्वि मतलब 2। ठीक है। तो द्वि का मतलब अगर 2 है, होता है ना, एकम द्वि त्रीणि चत्वारि पंच षट, संस्कृत में याद किए होंगे गिनती, तो आया होगा द्वि। तो द्वि यहाँ भी संख्या को बता रहा है। तो संख्या का जो बोध कराने वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे त्रिकोण, ठीक है, त्रिमूर्ति और चतुर्भुज, ये जितना भी संख्या वाला जो है वो सभी को द्विगु समास के अंतर डाला जाता है। तो अठ मोड़वा मतलब 8 मोड़ वाला, तो इसमें भी 8 आ गया, तो ये भी संख्या है, तो ये द्विगु समास के अंदर आएगा। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व का मतलब द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व मतलब दो लोगों के बीच में युद्ध होता था पहले के समय में, तो उसको द्वंद्व युद्ध बोलते थे, उठा पटक वाला। तो द्वंद्व समास भी उसी तरह का, उसमें 2 गो चीज़ रहेगा, जैसे बोलेंगे रात और दिन। ठीक है। तो ये वाला साइन जहाँ आपको दिखा बीच में, योजक साइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा साइन जिसके बीच में रहे तो रात दिन, अमीर गरीब, इस तरह के चीज़ जो है द्वंद्व समास होता है। एक दूसरा का ज़्यादातर जो होता है इसमें एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो ऐसे समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। तो द्विगु और द्वंद्व, तो अठमोड़वा कौन सा समास है, तो द्विगु समास। अब कर्मधारय और अव्ययी भाव क्या है, सब अगर हम इसी में बता देंगे तो एगो वीडियो जो पहले बनाए हैं फालतू के, वो फालतू ना हो जाएगा। जाइए देखिए उसमें और उसको समझिए पूरा समास के बारे में, उसके जो 10-20 उसमें साथ में सेट दिए हैं उसको भी लगाइए। ठीक है। आगे चलते हैं। बाबू कर बहुवचन शब्द बतावा। लड़की लोग जो अगर वीडियो देख रही होगी तो उन लोग को तो पता ही होगा, नहीं होगा पता, उन लोग तो हमेशा बाबू, ए बाबू खाना खा लिया, बाबू बाबू कर करके बबुआ देती है लड़कों के। तो यानी कि यहाँ जो बाबू शब्द है वो क्या है, कौन उसका बहुवचन क्या है बताइए। अब लड़की लोग रहती है, उन लोग गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड भी तो एक से ज़्यादा रहता है, तो यानी कि उसमें बहुवचन बताना है। तो बहुवचन में अपने अपने बाबू का बताइए, क्या होगा, बबुआ, नूनी, बबुआइन या बुबा। तो बाबू का बहुवचन क्या होगा, तो बोलेंगे बबुआइन होगा कि बबुआ। तो बाबू का बहुवचन होता है नूनी। ठीक है। तो नूनी कहते हैं। गरगरी कौन वाचक संज्ञा है, गरगरी जो है वो किस प्रकार का संज्ञा है, गरगरी क्या द्रव्यवाचक है या बेगैतवाचक कि भाववाचक या सबे। तो कौन सा है ये, गरगरी मतलब जानते हैं, दिन भर आके घरवा में गरगरी करते रहता है, अरे हमार पत्नियाँ तो एकदम गरगरी करके रख दी है, ये कमुआ में एकदम पूरा माथा खराब हो गया, इतना गरगरी है ना। तो किरकिरी गरगरी ये सब जो है वो किस प्रकार का है, वो एक हमारे मन की भावना को बता रहा है, तो यानी कि वो हो गया भाववाचक संज्ञा कहलाया। ठीक है। गरगरी किस प्रकार का संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जो भी आपके मन की भावना को बताए वो हो गया भाववाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक होता है एक वस्तु से जब हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि टेबल कुर्सी क्या से बना है, लकड़ी, तो लकड़ी यहाँ पर हो गया द्रव्यवाचक। सोना द्रव्यवाचक, चांदी द्रव्यवाचक। बेगैत मतलब जो व्यक्तिवाचक हम लोग बोलते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस तो उसको हम लोग बोलेंगे बेगैतवाचक। ठीक है। किसी खास व्यक्ति का नाम होता है तो उसको बेगैतवाचक पर्सनल प्रोनाउन जिसे कहा जाता है।
विश्वनाथ दसौंधी जी बीए के परीक्षा पास कहाँ से पास कर ले हल थी। तो विश्वनाथ दसौंधी जी जो थे वो अपनी बीए का परीक्षा, अब यहाँ से कुछ जो क्वेश्चन है वो राइटर से बना कर दिए हैं। राइटर के बारे में भी सारा जितना भी राइटर है वो भी सब पढ़ाए हैं, भले ही उसमें हैंड रिटन नोट से पढ़ाए हैं, लेकिन पढ़ाए तो हैं। तो इसीलिए विश्वनाथ दसौंधी जी के बारे में पढ़ाए हैं, विश्वनाथ नागर के बारे में पढ़ाए हैं, श्रीनिवास पांदरी के बारे में पढ़ाए हैं। ये जितना भी राइटर का नाम आया है, बी एन औहदर छोड़ करके, बी एन औहदर के ऊपर नहीं बनाए हैं, बना देंगे, तो उनका छोड़ करके बाकी सारे राइटर के बारे में हम वीडियो बना के डाल दिए हैं। 21वां क्वेश्चन जो है तो आप जाके देखिए और उसके बाद सेट लगाइए, मेरा पूरा वीडियो देखिए और सेट लगाइए, तब मजा आएगा लगाने में। विश्वनाथ दसौंधी जी जो थे वो बीए का परीक्षा कहाँ से पास किए थे। तो बीए परीक्षा कहाँ से पास किए थे, क्या वो पास किए थे हजारीबाग से, बोकारो से, झरिया, धनबाद से और रांची से। तो विश्वनाथ दसौंधी जो थे वो बीए की परीक्षा कहाँ से पार किए थे, तो बोलेंगे झरिया धनबाद से पास किए थे। बीए कहाँ से किए, झरिया धनबाद। देखिए ये रहने वाले ही थे भटमुरना के। विश्वनाथ दसौंधी जी जो थे वो भटमुरना के रहने वाले थे और 15 अप्रैल 1943 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुखराम दसौंधी था, माता का नाम फूटा देवी था। ठीक है, और ये जो थे वो 1967 में 1967 में एसपी कॉलेज झरिया से बीए की परीक्षा पास किए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इन्होंने एमए भी किया था, रांची यूनिवर्सिटी जाकर के 1969 में एमए किए। फिर डीप इन एड किए 1970 में, देवघर से किए डीप इन एड। तो ये भी पूछ देता कि विश्वनाथ दसौंधी जी जो हैं वो देवघर से कौन सी परीक्षा पास किए थे, तो बोलेंगे डीप इन एड पास किए थे। अब पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके घर में बैठेंगे थोड़ी ही, तो गए वहाँ मास्टरी के काम करे। तो विश्वनाथ दसौंधी जो थे वो कौन स्कूल मास्टर के हल थी, तो कौन स्कूल में हिंदी के मास्टर हल थी। तो हिंदी के मास्टर कौन स्कूल में थे, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय, या फिर उत्क्रमित उच्च विद्यालय गंगाजोरी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय भटमुरना धनबाद। तो विश्वनाथ दसौंधी जो थे वो कहाँ से हिंदी के मास्टर बने, तो हिंदी के मास्टर जो थे वो गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय हिंदी में के मास्टर थे। ठीक है, कहाँ से, तो गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय से के। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसी स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई किए थे। गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय से ही मैट्रिक तक पढ़ाई किए, भटमुरना में है। तो यहीं पर ये पढ़ाई किए और फिर यहीं पर जा कर के ये हिंदी का मास्टर भी रहे। ठीक है, ये मत सोचिए कि डी नंबर में भी तो सर भटमुरना है तो उत्क्रमित उच्च विद्यालय है, तो ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय ये है, ये नहीं है, तो नाम हम अपने से दे दिए भटमुरना फंसाने के लिए। नाम है इसका गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय भटमुरना धनबाद, जहाँ से इन्होंने क्या किया है, हिंदी के मास्टर हल थी। आगे चलते हैं हम लोग। विश्वनाथ दसौंधी जी के पिता का नाम क्या था, का हल। तो विश्वनाथ दसौंधी जी के पिता का नाम अभी बनाए, क्या बताए, संतोष महतो कि राम नारायण दसौंधी कि मुखराम दसौंधी, बलदेव उपाध्याय। तभी ये नाम बताए थे माता पिता दोनों का। तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था मुखराम दसौंधी। विश्वनाथ जी के पिताजी का नाम मुखराम दसौंधी और इनकी जो माता थी उनका नाम फूटा देवी। ठीक है, क्या था, फूटा देवी इनकी माता का नाम था। ठीक है, तो फूटा देवी और मुखराम दसौंधी पिता का नाम। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भगजोगनी उपन्यास केकर लिखल है। बताइए, भगजोगनी उपन्यास है वो कौन लिखे हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज का लिखा हुआ है कि विश्वनाथ नागर का है, श्रीनिवास पानुरी का है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा का है। तो बोलेंगे भगजोगनी उपन्यास जो है वो कौन लिखे हैं, वो लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो भगजोगनी उपन्यास वो लिखा कब गया था, तो ये 2004 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 2004 में। ठीक है, तो ये 2004 में लिखा गया था और इसको लिखने वाले कौन थे, विश्वनाथ दसौंधी राज जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज। तो भगजोगनी कौन लिखा है, विश्वनाथ दसौंधी राज। कब लिखे हैं, 2004 में। कब लिखे हैं, 2004 में। और कौन लिखे हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज। आगे चलते हैं कि शिव श्रीनिवास पांधरी के खोटा साहित्य समिति के सचिव
केकरा बनवल गेल। श्रीनिवास पांदुरी जी एक खोटा साहित्य समिति एक संस्था खोले थे और उसमें सचिव किसको बनाया गया था। तो बोलेंगे कि इसमें जो सचिव बनाया गया था किसको, भुवनेश्वर दत्त शर्मा को, कि सुकुमार को, कि विश्वनाथ नागर को, प्रदीप कुमार दीपक, किसको बनाया गया था। तो बोलेंगे श्रीनिवास पांदुरी जो के खोटा साहित्य समिति के जो सचिव थे वो किसको बनाया गया था। तो बोलेंगे भैया इसमें तो सर विश्वनाथ नागर को बनाया गया था, है कि नहीं। तो विश्वनाथ नागर को खोटा साहित्य समिति के सचिव बनाया गया था और इस समिति के मतलब स्थापना किए कौन थे। तो ये किए थे श्रीनिवास पांदुरी। खोटा साहित्य समिति के स्थापना श्रीनिवास पांदुरी किए और इनको विश्वनाथ नागर को बना दिए क्या, सचिव बना दिए। फिर आगे चलते हैं। विश्वनाथ जी के पिता के नाम का हल। विश्वनाथ जी जो थे उनके पिताजी का क्या नाम था। बलदेव उपाध्याय, जादू रवानी, लक्ष्मी नारायण, कुंज महतो। तो इनके पिताजी का क्या नाम था। विश्वनाथ जी के पिता का नाम था जादू रवानी। क्या नाम था, जादू रवानी। विश्वनाथ जी के पिता का नाम जादू रवानी और इनकी जो माता थी उनका नाम था फूलमणि। फूलमणि, ठीक है, फूलमणि देवी। फूलमणि देवी किनके पिताजी, विश्वनाथ नागर के पिताजी का नाम जादू रवानी और उनकी माता का नाम फूलमणि देवी था। और इनके अगर पूरा जीवनी हम बोले तो इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1939 को। ये एक छायावादी कवि थे, ठीक है। विश्वनाथ नागर जो थे वो किस प्रकार के कवि थे। विश्वनाथ नागर हैं ये और एक विश्वनाथ दशौंधीराज हैं, उनके बारे में पढ़ लिए। अब विश्वनाथ नागर जो है वो एक छायावादी कवि हैं और इनका जन्म 7 जनवरी 1939 को हुआ था और जन्म स्थान मुदा गांव धनबाद में हुआ था। कहाँ पे, मुदा गांव धनबाद में। और इनके पिताजी का नाम जादू रवानी, माता का नाम फूलन देवी। इंटर तक का पढ़ाई किए। श्रीनिवास पांदुरी के खोटा साहित्य समिति के सचिव बनाए गए और इनकी कई रचनाएं हैं। मुक्तिक डहर आगे आएगा, क्वेश्चन आ ही गया है। तो मुक्तिक डहर केकर लिखल है। मुक्तिक डहर किसका लिखा हुआ है। तो ये तो अभी पढ़ा दिए, इस विश्वनाथ नागर का लिखा हुआ है। अब मुक्तिक डहर जो है विश्वनाथ नागर का एक ये है, ये जीवनी है। आगे सवाल है कि ये जीवनी किसके ऊपर है, तो वो बताना है कि श्याम सुंदर महतो श्याम के निवास के श्रीनिवास पांदुरी सम्मान कहिया मिलल हलै। श्याम सुंदर महतो जो श्याम हैं उनको मिला था श्रीनिवास पांदुरी सम्मान। आप बताइए कि वो श्रीनिवास पांदुरी सम्मान उनको कब मिला। तो श्याम सुंदर महतो श्याम जो हैं उनको श्रीनिवास पांदुरी सम्मान कब दिया गया था, 2005 में कि 3 में कि 4 में कि 2 में। तो श्रीनिवास पांदुरी सम्मान जो उनको मिला था वो मिला था 2004 में। कब मिला था, 2004 में। 2004 में उनको श्रीनिवास पांदुरी सम्मान दिया गया था, ठीक है। किसको, श्याम सुंदर महतो श्याम को। आगे चलते हैं। मुक्तिक डहर केकर लिखल हलै। तो मुक्तिक डहर जो था वो लिखा हुआ था किनका, तो ये लिखा मतलब ये जीवनी किसका लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मुक्तिक डहर रचना कौन किए, तो अभी हम बता दिए कि विश्वनाथ नागर किए, जो कि नहीं, वो नहीं किए हैं, ये किए हैं श्याम सुंदर महतो श्याम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम गलती कर दिए हैं भैया, क्षमा चाहते हैं, वो बोलते बोलते वैसे हो जाता है। तो यहाँ मुक्तिक डहर जो लिखल है वो किसका लिखा हुआ है, श्याम सुंदर महतो श्याम का लिखा हुआ है। 2004 में इनको श्रीनिवास पांदुरी दिया गया था। मुक्तिक डहर एक बार फिर से बोल दीजिए, नहीं तो दिमाग में बैठ गया होगा अभी तक। तो मुक्तिक डहर जो है वो श्याम सुंदर महतो श्याम का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है, श्याम सुंदर महतो श्याम। मुक्तिक डहर किसका लिखा हुआ है, श्याम सुंदर महतो श्याम का। और श्याम सुंदर महतो श्याम जो है इनको 2004 में क्या मिला है, 2004 में इनको श्रीनिवास पांदुरी सम्मान दिया गया। और मुक्तिक डहर केकर जीवनी है, मुक्तिक डहर जो है एक जीवनी है, ये खंड काव्य ही है, काव्य का खंड है, लेकिन ये कविता है, लेकिन ये एक जीवनी है। और ये जीवनी किसका है, ये शहीद निर्मल महतो का है कि धरती आबा बिरसा मुंडा का है कि शहीद शक्तिनाथ महतो का है या शिबू सोरेन का है। तो हम लोग बोलेंगे मुक्तिक डहर जो जीवनी है वो शक्तिनाथ महतो का लिखा मतलब की जीवनी पर है और इसको लिखे हैं श्याम सुंदर महतो, ठीक है। और किसका जीवनी है मुक्तिक डहर, शक्तिनाथ महतो का। आगे चलते हैं। श्याम सुंदर महतो के माय के नाम का हलै। श्याम सुंदर महतो के माता का नाम क्या था, बताइए।
गंगा मणि देवी था कि श्याम मणि देवी कि राधा मणि देवी कि फूल मणि देवी? तो कौन मणि थी? तो बोलेंगे हम लोग भैया इनका तो माता का नाम गंगा मणि था। क्या नाम था? गंगा मणि देवी। किसकी माता? श्याम सुंदर महतो श्याम की माई के नाम गंगा मणि देवी था। हम उनको प्रणाम करते हैं। आप लोग भी माथा झुका के एक बार प्रणाम कर लीजिए। गांधीवादी कांग्रेसी विचार के व्यक्ति से आज़ादी के लड़ाई में 1925 में कांग्रेस से जुड़ले हल थी। कौन थे गांधीवादी कांग्रेसी विचार के व्यक्ति जो कि 1925 के जब आज़ादी की लड़ाई हो रहा था तो 1925 में वो कांग्रेस से आके जुड़ गए थे? तो कौन थे ये बात? तो विश्वनाथ दसौंधी राज थे, श्याम सुंदर महतो श्याम थे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल थे, या सुरेश कुमार विश्वकर्मा? कौन थे जो गांधीवादी विचारधारा से थे और क्या बोलते हैं उसको, आज़ादी की लड़ाई में 1925 में कांग्रेस में जुड़ गए थे? तो उनका नाम था भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। ठीक है, क्या नाम था? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म जो है वो महथाडी गिरिडीह में हुआ था और उस समय जिला हजारीबाग था। तो महथाडी में हुआ था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में पढ़ना है। और इन कब हुआ था? महथाडी में। और कब हुआ था? 17 मार्च 1908 को। और इनकी मृत्यु कब हुई? 17 सितंबर 1984 को। ये 5वीं कक्षा तक पढ़े थे और गांधीवादी कांग्रेसी विचार के व्यक्ति थे। लेकिन और 1925 में ये आज़ादी की लड़ाई में आकर के जुड़ गए थे कांग्रेस से। और हजारीबाग के पहला सांसद राम नारायण सिंह के संपर्क में रहे और वहीं से ये कांग्रेसी एक नेता थी सरस्वती सुशीला देवी, उनके साथ काम किए। फिर कामें करते करते दोनों में सेटिंग हो गया, मतलब प्यार हो गया। और उसके बाद फिर ये शादी कर लिए सुशीला देवी से। 1930 में ये बेनीपुरी राम वृक्ष बेनीपुरी जो थे उनके से ये जेल में मिले थे। और राम वृक्ष बेनीपुरी की जो कविता है कैदी, उसमें भी ये थोड़ा सा कुछ अपना योगदान दिए। और फिर इनका जो, छोड़िए आगे तो आ ही रहा है, अगला हम लोग देखेंगे कि कलामे व्याकुल के प्रकाशन बछर बतावा। सबसे पहले कलामे व्याकुल कौन लिखे हैं? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल लिखे हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि व्याकुल किनका उपनाम है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा का उपनाम व्याकुल है। और कलामे व्याकुल ये प्रकाशन किए थे। और ये कब छपा था? 36 में कि 39 में कि 32 में कि 71 में? तो ये जो छपा था वो छपा था 1939 में। कब छपा था? 1939। कब छपा था? 1939। कलामे व्याकुल जो है एक पत्रिका, वो कब छपा? 1939 में। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलामे व्याकुल जो पत्रिका है इसकी भूमिका कौन लिखा? तो इसकी भूमिका लिखने वाले थे राम नारायण सिंह। तो एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन जा रहा है कि कलामे व्याकुल पत्रिका जो छपा लिखे हैं वो लिखे हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। इसका प्रकाशन हुआ 1939 में और इसकी भूमिका लिखने वाले थे राम नारायण सिंह। आगे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़िया और ओकर नाती कहानी के लिखवैया के हथी? बुढ़िया और ओकर नाती ये कहानी लिखने वाले कौन हैं? ठीक है, तो बुढ़िया और ओकर नाती जो है ये लिखने वाले कौन हैं? अरविंद कुमार। कौन लिखे हैं? तो बुढ़िया और ओकर नाती। हम लोग को कहानी पढ़ना है, पढ़ा दिए हैं आपको। अगर खोटा लोक कथा नहीं देखें तो जाकर देखिए, इंटरेस्टिंग मज़ेदार है। अगर नींदों नहीं आ रहा है तो उसको आराम से सुनिए, रात को मस्त नींद आएगा। सुनते सुनते हंसते हंसते पगला जाइएगा, इतना मस्त तरीक़ा से पढ़ाए हैं। आप कब पढ़ के और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अरे मेरा वीडियो देखिए तो सर, कितना ज़बरदस्त बनाए हैं। बुढ़िया और ओकर नाती कहानी के लिखवैया के हथी? वो हैं अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार। ठीक है। सेवांतिक बावड़ी मेला, हम लोग का एगो सोहान लागेरे में एक कविता पढ़ना है, सेवांतिक बावड़ी मेला। बोकारो में ये मेला लगता है, उसके बारे में व्याख्या करके बताए हैं, फोटो वोटो के साथ दिखाए हैं। जाके देखिए कि सेवांतिक बावड़ी मेला। अब प्लेलिस्ट में जाके जाए देखिए, मेरा सब प्लेलिस्ट में हर चीज़ आपको एक कैटेगरी वाइज मिलेगा व्यवस्थित तरीके से, ये नहीं कि जहाँ तहाँ खोजना पड़ेगा। ये सेट भी है तो सेट भी सब प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सेट हर तीनों सेट मिल जाएगा। तो सेवांतिक बावड़ी मेला केकर लिखल है? सेवांतिक बावड़ी मेला अनीता कुमारी के है कि प्रदीप कुमार दीपक का है कि अरविंद कुमार का है या सुभद्रा कुमारी? तो बोलेंगे सेवांतिक बावड़ी मेला जो है वो सुभद्रा कुमारी का लिखा हुआ है। सेवांतिक बावड़ी मेला में मेला कहाँ लगता है, किस मेला का चित्रण किया गया है? तो बोकारो में एक मेला लगता है
जिसका चित्रण किया है। मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला लगता है, लोग वहाँ जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ के कैसे कैसे पहुँचते हैं तो वहाँ लगता है। तातल और हेमाल केकर लिखल है। तातल और हेमाल ये लिखा हुआ किसका है, तो बोलेंगे शिवनाथ प्रामाणिक का है कि महेश गोलवार का है या महेंद्र नाथ गोस्वामी का है कि मुरलीधर प्रामाणिक का है। तो बोलेंगे तातल और हेमाल केकर लिखल है, तो ये लिखा हुआ है किसका बताइए। इनके बारे में भी हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। तो ये लिखा हुआ है शिवनाथ प्रामाणिक का। किनका, तो शिवनाथ प्रामाणिक का लिखा हुआ है तातल और हेमाल। शिवनाथ प्रामाणिक जो है उनका उपनाम क्या है, मानिक, उपनाम मानिक है। और इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1950 में। जन्म स्थान बैदमारा बोकारो था। वर्तमान पता इनका अभी कहाँ रहते हैं, तो रानी पोखर बोकारो इस्पात नगर में रहते हैं। और इनके पिताजी का नाम क्या है, मुरलीधर प्रामाणिक। ये जो लास्ट में डी ऑप्शन दे दिए हैं मुरलीधर प्रामाणिक, ये इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, किसका, शिवनाथ प्रामाणिक के पिताजी का नाम। अब माता का नाम क्या है, तिनकी देवी। माता का नाम तिनकी देवी। ये पत्रकारिता से स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट किए हैं, स्नातक किए हैं पत्रकारिता से। और काव्य भूषण की इसको उनको उपाधि भी दिया गया है जमशेदपुर से। और झारखंड सरकार से में सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार भी मिला है 2008 में। और फिर हिंदी साहित्य मंच रांची के द्वारा भी इनको 2018 में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, दामोदर कोराएँ पहले हम लोग को पढ़ना था। ये इनका शिवनाथ प्रामाणिक का लिखा हुआ है जिसका प्रकाशन 1986 में हुआ है। और इनका 2 रचना हम लोग को पढ़ना है, मेढ़ और मानुस, जो कि एक पथिया दंगल महुआ में हम लोग पढ़े, मेढ़ और मानुस। और दूसरा है जय माय जननी, जो कि हम लोग को सोहान लागेरे में पढ़ना था, जय माय जननी। तो 2 गो है, मेढ़ और मानुस किसका लिखा हुआ है, शिवनाथ प्रामाणिक का। और मेढ़ सोहान लागेरे में एक है जय माँ जननी, वो लिखा है शिवनाथ प्रामाणिक लिखे हैं। रुसल पुटुस, तातल हेमाल, मैछ गंधा, माटिक संग, खोठाक लोक साहित्य जो है वो सब इन्हीं का लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। शिवनाथ प्रामाणिक कहाँ काम कर रहे थे। शिवनाथ प्रामाणिक जो है वो कहाँ काम किए थे, टाटा स्टील प्लांट में, बोकारो इस्पात कारखाना में, एचईसी में या झरिया कोलवरी में। तो बोलेंगे ये कहाँ काम किए थे, ये बोकारो इस्पात कारखाना में काम किए हैं। कौन, शिवनाथ प्रामाणिक, जिनको मानिक भी बोलते हैं उपनाम। महेश कुमार के जन्म कहाँ होल हलै, तो महेश गोलवार जो हैं उनका जन्म के बारे में बात हो रहा है कि वो कहाँ जन्म लिए थे, गोला रामगढ़ में कि बोकारो में कि धनबाद में कि हजारीबाग में। तो महेश कुमार जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था गोला रामगढ़ में जन्म हुआ था। किसका, महेश कुमार का, या महेश गोलवार भी इनको कहते हैं। डॉक्टर BN ओहदर का लेखन निबंध नाय लगे, इनमें इस चारों में से कौन जो है जो BN ओहदर का लिखा हुआ नहीं है। तो सब टाय चले है, ये एक व्यंग्यात्मक है, ज़्यादातर ये व्यंग ही करते हैं समाज के ऊपर। तो सब कुछ चलता है। फिर हमें खड़ा हो, हमें खड़ा हो ये भी राजनीति के ऊपर किया गया एक राजनीतिक व्यंग है। कुकरेक आत्मकथा यह भी एक व्यंग्यात्मक है। तो यानी कि ये तीनों लिखे हैं वही, लेकिन खोठा साहित्य धरती ये जो है वो नहीं लिखे हैं। तो ये उनका लिखा हुआ नहीं है। किसका, डॉक्टर BN ओहदार का। BN ओहदार का जीवनी नहीं बनाए हैं, वो बना करके बहुत जल्दी आपको दे देंगे। खोठा निबंध एक किताब कई बेर प्रकाशित भेल है। इनका जो खोठा निबंध का किताब है वो कितनी बार प्रकाशित हुआ है, तो बोलेंगे इनका जो खोठा निबंध का किताब है वो 2 बार प्रकाशित हुआ है। कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो खोठा निबंध जो किताब है BN ओहदर का वो कितनी बार प्रकाशित हुआ है, 2 बार। ठीक है, तो खोठा निबंध का किताब 2 बार प्रकाशित हुआ है। फिर आगे चलेंगे, जो डॉक्टर BN ओहदर हैं उनको कौन सा सम्मानित कर ले गेल है, कौन उपाधि से BN ओहदर को सम्मानित किया गया है। तो बोलेंगे कि BN ओहदर जो है उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, क्या उन्हें पद्मश्री मिला है कि और इसमें 2 बार जो प्रकाशन हुआ है वो कब कब हुआ है, तो एक बार हुआ है 1990 में बिहार सरकार के द्वारा, 90 में उसमें बिहार था, झारखंड तो था नहीं, तो 90 में बिहार सरकार के द्वारा प्रकाशन किया गया। और दूसरा प्रकाशन जो हुआ था 2017 में हुआ था झारखंड सरकार के समय। ठीक है, तो खोठा जो निबंध है उसका 2 बार प्रकाशन हुआ है, एक बार 1990 और दूसरा 2017। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनका जो पुरस्कार है
वो पद्मश्री मिला है कि झारखंड रत्न मिला है कि खोटा रत्न की अखड़ा रत्न। तो बोलेंगे कि इनको जो है खोटा रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन सा रत्न है? तो खोटा रत्न से इनको सम्मान दिया गया है। किसको? BN ओहदर को कौन सा सम्मान मिला है? खोटा रत्न सम्मान। 3 बार 4 बार इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। आगे चलते हैं। धान रोपनी घड़ी। धान रोपनी सरहुल का पर्व पढ़े हैं और करम का पर्व तो उसमें पढ़े होंगे, तो उसमें आया होगा। धान रोपनी घड़ी गांव के किसान, एक किसान पहली बार जो किसान है वो पहला फसल पहली बान गाड़े हे, तकर पेछू दोसर तेसर किसान धान रोपनी करहत, एकरा कहल जाहे। इसको क्या कहते हैं? बंदनमी कहते हैं, रूसा कहते हैं, हरियरी रूसा कहते हैं, या कोन्हो कहते हैं। तो पहली बार जब पहले गांव का एक प्रमुख जो किसान होता है वो धान रोपनी करता है, और उसके बाद फिर दूसरा जो है उन लोग फिर बाकी जो किसान लोग हैं पीछे पीछे वो लोग धान रोपनी करने लगते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वन नमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन नमी। क्या कहा जाता है इसको? वन नमी। ठीक है। धान रोपनी घड़ी गांव का एगो किसान जो है, एगो जो किसान है वो पहले गाड़ेगा और उसके पीछे पीछे दूसरा गाड़ेगा, तो उसको बननमी कहते हैं। ऐसा ये वाला हम पूरा पढ़ाए हैं सरहुल में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कैसे क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। तो आप उसको जा कर के देखिए। बैसाख महीना में मनवावल जाए वाला सरहुल के का कहती। देखिए सरहुल 2 महीना में होता है, एक चैत में और एक बैसाख में, लेकिन 15-15 दिन के अंतर पे। चैत का जो लास्ट 15 दिन चलता है बैसाख शुरू होने से 15 दिन पहले, और बैसाख में फिर मनाया जाता है। तो बैसाख महीना में जो होता है, तो चूँकि बैसाख में जो सरहुल जो सखुआ का पेड़ है उसे फर आ जाता है, इसलिए उसको फल सरहुल कहते हैं। ठीक है। और चैत महीना में जो होता है उसमें फूल रहता है, तो उसमें सरहुल पूजा में फूल चढ़ाते हैं, इसीलिए उसको फूल सरहल कहते हैं। कब? चैत में। और बैसाख वाला को क्या कहते हैं? फल सरहुल, क्योंकि उसमें फल आ जाता है, फूल खत्म फल आ गया तो फल चढ़ाया जा रहा है, तो उसको फल सरहुल कहल जाता है। ठीक है। तो बैसाख वाला को फल सरहुल और चैत वाला के फूल सरहुल। केकर बाद से दोनों बेरा खेती बाड़ी और घास निकौनी करे के रीति है। किस समय के बाद से? दोनों बेरा मतलब क्या होता है? 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद। तो दोनों बेरा में धान रोपनी करना शुरू हो जाता है। कौन से बेरा के बाद? तो बोलेंगे कि कौन सा बेरा के बाद? तो वो हो जाएगा बन्नभी की हरियरी रूसा की बगुरी की फूल खोसी। तो बोलेंगे हरियरी रूसा जब शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर हरियरी रूसा हो जाने के बाद दोनों बेरा में धान जो होता है वो रोपनी शुरू हो जाता है। सरहुल के खड़िया भाषा में क्या कहा जाए? देखिए सरहुल को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं इसको बा परब के भी नाम से जानते हैं, मुंडारी में, है कि नहीं? और तो खड़िया में इसको क्या कहते हैं? मुंडारी में इसको बा परब। बा मतलब होता है फूल, और परब मतलब होता है पर्व त्योहार, फूल का परब, तो इसीलिए बा परब कहते हैं। तो बा परब कहते हैं कि फूल के परब कहते हैं कि करम परब कहते हैं कि जाग गोड़ कहते हैं। तो सरहुल को खड़िया में जो है जांग लिखा गया है, और वहाँ होता है ऐसे जांग, अंग वाला अंग देते हैं, जांग गोड़, जांगोर। तो जांगोर कहते हैं सरहुल को खड़िया में। ठीक है। क्या कहते हैं? जांगोर। जांग का मतलब हो गया बीज, और एकोर, जांगकोर, कोर कहते हैं जांगकोर। तो और कोर मतलब क्या होता है? कोर मतलब एकोर मतलब होता है प्रक्रिया। जांग मतलब बीज और एकोर मतलब प्रक्रिया, यानी बीज बोने की जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं क्या? सरहुल। किस में? खड़िया में। ठीक है। और मुंडा में क्या कहेंगे? इसको बा परब कहेंगे। ठीक है। तो ये किस महीना में मनाया जाता है? तो चैत बैसाख महीना में झारखंड में मनाया जाता है। फिर है करमई तीन। कर्मा वाला भी हम वीडियो बनाए हैं, कर्मा और सरहुल सब बना दिए हैं, जाके देखिए ना, काहे नहीं देख रहे हैं। तो करमैतीन के खीरा बेटा के खाहे। तो करमैतीन जो है एगो मोटा सा सुडौल खीरा रखती है कि वो जो गुलथुल जो मोटा खीरा है उसी के जैसा उसका बेटा जन्म ले। ठीक है। हष्ट पुष्ट। लेकिन जब वो त्यौहार जब हो जाता है, मतलब पूरा पूजा वूजा खत्म हो जाता है, तो लास्ट में उसको जो खीरा है वो किसी को खिलाना रहता है। तो आखिर वो खीरा खाएगा कौन?
वो जो खीरा है वो करमैतिन अपने खा जाएगी कि करमैतिन के भाई खाएगा कि करमैतिन के बाप या करमैतिन के काका। तो जब पूरा पढ़िएगा डिटेल में तो देखिएगा कि वो जो खीरा है वो करमैतिन के बाप खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि करमैतिन का बाप जो है बचवा का नाना लगेगा, इसलिए वो खाता है। और उसका जो करमैतिन का जो भाई है, मतलब जो बचवा का मामा लगेगा, वो मामा नहीं वो खीरा को खाता है, काहे कि वो मामा लगता है इसीलिए। तो इसलिए उसको करमैतिन का भाई नहीं खाता है, करमैतिन के बाप खाता है। अकरी बटरी, अकरी बटरी मतलब क्या होता है? अकरी बटरी जो होता है उसका मतलब हो गया अंकुरल बीज। ठीक है, जानते हैं हम लोग की टोकरी लेके उन लोग जाती है पहला दिन, उसमें टोकरिया में बालू भर के लाती है और बालू भरने के बाद उसमें जौ गेहूँ जौ मटर का सब डाल देती है, चना उना कुर्थी ये सब डाल के, और उसके बाद पानी छींटती है तो उसमें अंकुरित होकर के फिर निकल जाता है। तो उसी को अंकुरी बटरी कहते हैं, अंकुरल बीज को। ठीक है, एकर में भादो महीना कौन पर्व मनावल जाए? भादो महीना में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बोलेंगे कि भादो महीना में मनाए जाने वाला जो त्योहार है वो कौन सा त्योहार है? तो वो भैया दूज है कि राखी है कि करम है कि या ए और सी दोनों है? तो बोलेंगे भैया दूज और करम जो है वो भादो महीना में मनाया जाने वाला त्योहार है। कौन कौन त्योहार? भैया दूज और करम का त्योहार मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कि माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा, लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? जनी ममतामयी माय स्वार्थी, माय ममतामयी जनी स्वार्थी, और स्वार्थ के दुनिया अभावग्रस्त व्यक्ति। तो माय देखे पोटा और जनी देखे मोटा, मतलब कि माय जो है पोटा, पोटा मतलब माय अपना बेटा को देखती है, उसका हेल्थ सही है कि खाया पिया है कि नहीं खाया है। और जनी मतलब जो पत्नी है उसका मोटा मतलब पैसा देखता है कि हमारा पैसा कितना दे रहा है, पैसा दे रहा है कि नहीं, कमा कितना रहा है, ये सब। तो इसलिए माँ जो होती है वो ममतामयी होती है और जनी जो होती है स्वार्थी, पैसा नहीं रहेगा छोड़ छाड़ चल देगी कि हमारा इन्हें दे रहा है उन्हें दे रहा है। लेकिन माँ छोड़ के भी जा सकती है, नहीं जा सकती है, भले ही बोल देगी चार बात। खोठा रत्न उपाधि सोबले पहिल ककरा और कहिया मिलल है? खोठा रत्न जो है वो सबसे पहले किसको मिला है? क्या सुकुमार जी को 1996 में मिला है, शिवनाथ प्रमाणी को 93 में मिला है, संतोष कुमार महतो को 1995 में मिला था सबसे पहले, तो राम शंकर विश्वकर्मा को 1993 में। तो सबसे पहले किसको मिला है? तो हम लोग बोलेंगे खोठा रत्न की उपाधि जो है वो सबसे पहला राम शंकर विश्वकर्मा को 1993 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि मौसम वैज्ञानिक के नामे जानल जाहत, किसको मौसम वैज्ञानिक भी कहते हैं? मौसम वैज्ञानिक जो है वो किसको कहते हैं? तो ए.के. झा को कहते हैं। ए.के. झा के ऊपर पूरा वीडियो है, उन्हीं को मौसम वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। आप जा कर के वीडियो देखिए, जीवनी सब का जीवनी डाला हुआ है, सब पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा दिए हैं, तब जा कर के अभी आए हैं इस पर सेट प्रैक्टिस पे, तबे धकाधक यहाँ सेट लग रहा है। जो मेरा चैनल शुरू से सब्सक्राइब कर रहे होंगे उन लोग को सब पता है, जो अभी अभी नया जुड़े हैं जाके देख लीजिए। तो जो ए.के. झा हैं उनको मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था मौसम विज्ञान के ऊपर, कमेंट करके बताना है उस सिद्धांत का नाम क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही रहता है। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का जो सेट है वो आप लोगों को मिल चुका है। इस सेट को लगाइए, देखिए कितना क्या है, कितना लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका जो सेट है हम सर खुद से लगाएं, आपका वीडियो नहीं देखें और ख़ुद से लगाएं, तो उसके लिए ये सेट जो है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप उसमें आकर के जुड़ के और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, एकदम एक के दिन में 1000 पहुँचा दीजिए इसका व्यूज़ देख देख के। ठीक है, एक ही आदमी 10 बार 20 बार देखिए ना जी। और उसके बाद फिर अब क्या बोले, और अगर लाल बत्ती चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाल बटन को दबाइए, लाल बत्ती ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस बार सचिवालय ही हमारा जुनून है। धन्यवाद।